संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। यहाँ देश की सबसे बड़े मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जनता के सवालों के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन इस बार मानसून सत्र में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक बार एक जगह शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आप लोगों की जो हम लोगों का अप्रिशिएशन है उससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि सदन शुरू होता है, नारे लगते हैं, हंगामा होता है और फिर कार्यवाही स्थगित हो जाती है। कभी पेपर लीक पर टकराव होता है तो कहीं छात्र आंदोलन पर बहस, कभी नेहरू की विरासत पर विवाद और कभी सांसदों की भाषा ही चर्चा का विषय बन जाती है। आपको क्या लगता है कि संसद में ये सारी चीजें होनी चाहिए? लेकिन इन सब के बावजूद हैरानी सबसे बात ये होती है हैरानी की कि जिन नेताओं से गंभीर बहस की उम्मीद की जाती है वो भी अब सोशल मीडिया और जेनजी वाली भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त संसद में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। क्या ये पढ़े लिखे सांसद जो कि हम लोग जनता द्वारा चुने गए, चुनकर वहां पर अपने लिए बोलने के लिए भेजा गया कि हमें जो प्रॉब्लम है उसको आप जाकर वहां पर बोले, वो लोग अपनी ही उसमें दिखाई देते हैं। मतलब इतनी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग बैठकर सुन नहीं सकते हैं। जनरेशन, गटर, पप्पू, अय्याज और ऐसे कई शब्द संसद की बहस का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या संसद अब नीतियों से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई का मैदान बन चुका है या सोशल मीडिया की राजनीति अब सदन के अंदर भी पहुंच चुकी है? और निशिकांत दुबे के नेहरू पर बयान दिए के हिस्सा लेकर कंगना रनौत की जेनजी टिप्पणी तक, आखिर इन विवादों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं कि संसद में आखिर चल क्या रहा है, हंगामे की असली वजह है और क्यों देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था में बहस की जगह टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने पूरे मानसून सत्र की दिशा ही तय कर दी है। ये मुद्दा है नीट पेपर लीक और उसके बाद शुरू हुआ छात्र आंदोलन। विपक्ष का आरोप है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी सरकार जवाबदेही तय करने में नाकाम रही है। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने इस विवाद को और बड़ा बयान दे दिया है। आप खुद सोचिए, ये हम लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हम लोग अपना नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। वहां पर पुलिस जो है तो बच्चों को मार रही है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारा बच्चा वहां पर होता और हमारे किसी बच्चे पर मारा गया होता तो आप पर क्या बीतती? क्या ये सही है? अगर पेरेंट्स उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या ये गलत है? लेकिन नहीं, वहां पर मामला ही दूसरा है कि भाई हम तो मार ही नहीं रहे थे, हम मार ही नहीं रहे थे, वो लोगों ने पहले शुरू किया। मतलब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया कि हम ही लोग गलत हैं, बच्चे गलत हैं, वो जो वहां पर हो रहा है वो सही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार सदन में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करे। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष समाधान से ज्यादा राजनीति कर रहा है। भाई ये बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी की जो जैसे हमारा देश चलना चाहिए इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और इन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। क्या शिक्षा आज सभी को पाने का हक नहीं है? क्या क्यों बच्चों को पेपर लीक करके बच्चों का हाथ पैर काटा जा रहा है? बच्चे न जाने कितनी मेहनत करके, न जाने कहां से पैसा इकट्ठा करके सारी चीजें, माँ बाप अपना पैसा, अपनी जरूरतों को काट के वो बच्चों का पेपर करवाते हैं, पैसा देते हैं। और एक पेपर लीक होने के बाद कभी कभी नेताओं ने ये सोचा है कि उन माँ बाप पर क्या बीतेगी इतनी महंगाई के जमाने में कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। यहाँ एक पेपर लीक होने की बात नहीं है, यहाँ पर कई पेपर लीक हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हुआ है जिसकी वजह से सारे पक्ष के जितने भी नेता हैं सबको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उनमें नहीं है, उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके खुद के बच्चे अगर इसमें खड़े होते या उनके बच्चों का पेपर लीक होता तो शायद आज ये बात न पैदा होती। जो हमारे पक्ष के जो नेता हैं वो लोग भी आवाज उठाते, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर हैं नहीं तो क्यों उठाएंगे। यहीं से संसद का पहला टकराव शुरू होता है, लेकिन मामला यहीं नहीं खत्म होता है। संसद के भीतर इन दिनों एक और चीज साफ दिखाई दे रही है, वो है राजनीति भाषा का बदलता स्वरूप।
एक समय था जब संसद में नेताओं के भाषण इतिहास की किताबों में दर्ज होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या सुषमा स्वराज जैसे नेता या लालू प्रसाद जी, उनका भी भाषण अक्सर कभी टिप्पणी करते थे तो लोग हंसते थे। उन चीजों को याद किया जाता था कि तर्क और वितर्क दोनों याद किए जाते थे। लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज शर्म आती है हमें देखकर कि इतनी भद्दी भाषा इस्तेमाल करते हैं। जो पुराने नेता चले गए, चाहे हमारे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सारी जनता जानती है। उसको आज 70 साल 75 साल के बाद संसद में इस तरह से टिप्पणी करना, क्या ये सही है? कि हमारी जनरेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज राजनीति का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है। नेताओं को पता चलता है कि लंबा भाषण शायद कम लोग सुनेंगे, लेकिन 20 सेकंड की एक विवादित विकल्प करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया की भाषा अब संसद तक पहुंच चुकी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी है बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी। जिनके घर शीशे के बने होते हैं ना, उनको कभी दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। कंगना जी ने जो प्रदर्शनकारियों को लेकर जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया, शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि उन्होंने किसके खिलाफ ये टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कितने कितने लोग उनको अपने निशाने पर लिए हुए हैं और क्या क्या उनके बारे में बोल रहे हैं। जब इंसान खुद का कॉलर गंदा हो तो दूसरे का कॉलर नहीं खोलना चाहिए। जेंजी नहीं बल्कि कुछ लोगों का व्यवहार था, लेकिन आलोचकों ने इसे देश के युवाओं का अपमान बताया। इसके बाद बहस केवल एक बयान तक सीमित नहीं रही। सवाल ये उठने लगा कि क्या देश के युवाओं को समझने के बजाय उन्हें लेबल किया जा रहा है? क्या नेताओं और युवाओं के बीच संवाद की जगह टकराव बढ़ रहा है? इसी दौरान विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर निशाना पूरी तरह से साधा और कहा कि युवाओं के सवालों का जवाब देने की जगह उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और बात सही भी है। अगर आप उठाकर पूरी संसद में जो सारी चीजें देख रहे हैं या जंतर मंतर पर जो हुआ उसको अगर मिलाएंगे तो वाकई में आपको भी समझ में आएगा कि उस चीज को लेकर उस पर निष्कर्ष निकालने की बजाय, उस पर जवाबदेही करने की बजाय अब उस पर राजनीति की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट तब हुआ जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने नेहरू पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें अय्याश कहा। शर्म आती है। अपने दांव के समर्थन में एक किताब का हवाला भी दिया। बस फिर क्या था? कांग्रेस सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए, जोरदार विरोध शुरू हो गया, नारेबाजी हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस का कहना है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता का अपमान है। आप यहीं से सोच लीजिए कि इनकी जगह अगर किसी बीजेपी नेता को विपक्ष वो कहता तो क्या यह बीजेपी वाले इस तरह से सुन पाते? गलत है। पुराने नेता क्या करके गए हैं, क्या नहीं करके गए, आज 70 सालों पर उसका जिक्र क्यों? वो भी इतना गंदा, इतना अभद्र भाषा। आपने क्या किया उसको, वो मुद्दा रखिए। आपने क्या क्या किया वो गिनाइए। वहीं बीजेपी का तर्क है कि ऐतिहासिक नेताओं की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है और इतिहास पर सवाल उठाने का अधिकार सभी को है। यही अधिकार जब विपक्ष करता है तब तो वो बहुत बड़ा गलत हो जाता है। वो देशद्रोही है, वो फलाना है, वो ठिकाना है। क्यों भाई? जब आप ही ये सारी चीजें लोगों को दे रहे हैं कि आदमी किसी की आलोचना कर सकता है, तो फिर अपनी आलोचना भी सहने का मादा रखिए ना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या संसद इतिहास की समीक्षा का मंच बन रही है या वर्तमान समस्याओं के समाधान का? जब देश के सामने बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे हो, तब बहस का केंद्र नेहरू और इतिहास क्यों बन जाता है? इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि इतने बच्चे जो कि अपनी अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करके बेरोजगार टहल रहे हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। फलाने अय्याश थे, फलाने ठिकाने ये थे, हमने ये किया, उन्होंने वो करके गए। क्यों भाई? आपने क्या किया? आप अपनी आज की जनरेशन को क्या दे रहे हैं, वो उस पर बात करिए ना। यही सवाल आज कई राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं। दरअसल संसद में इस समय 3 लड़ाइयां एक साथ चल रही हैं। पहली लड़ाई है छात्रों और पेपर लीक मुद्दे पर, और दूसरी लड़ाई है इतिहास और राजनीतिक विरासत की, और तीसरी लड़ाई है नैरेटिव की कि कौन कितना नैरेटिव सेट कर सकता है।
कौन जनता के सामने अपनी बात ज्यादा प्रभावी ढंग से रखेगा। और इसमें सफर कौन कर रहा है? हमारे आज की जनरेशन के युवा। आप लोग बहस करके सत्र खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन जो सफर करेगा वो हमारे बच्चे करेंगे। कौन सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनेगा? कौन अपने समर्थकों को ज्यादा उत्साहित करेगा? आजकल ये लड़ाई चल रही है। आज राजनीति का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर कर रहा है। शायद यही वजह है कि संसद की सबसे बहसें जो है अब सोशल मीडिया की तरह दिखाई देने लगी हैं, जहां छोटे बयान, तीखे शब्द और वायरल क्लिप ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कौन कितना किसी को गिरा सकता है, कितना कटु शब्द इस्तेमाल कर सकता है कि पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। लेकिन इसका नुकसान भी है। जब बहस की जगह आरोप लेते हैं तब तर्कों की जगह नारे भी लगते हैं, और जब मुद्दों की जगह व्यक्तिगत टिप्पणियां सुर्खियां बन जाती हैं तब संसद की मूल भूमिका कमजोर पड़ने लगती है। जनता चाहती है कि उसके मुद्दों पर चर्चा हो, छात्र चाहते हैं उनके भविष्य पर बात हो, युवा चाहते हैं रोजगार पर बहस हो, लेकिन सुर्खियां जनरेशन गटर, पप्पू और अय्याज जैसे शब्द पर बन रहे हैं और यहीं पर समाप्त भी हो जाएंगे। आप देखिएगा, सत्र खत्म हो जाएगा ये, लेकिन पप्पू, जनरेशन गटर, अय्याज शब्द ये कुछ दिन आप वायरल होते रहेंगे और ये सोशल मीडिया पर फैलते रहेंगे। आप भी देखिएगा, यही इस पूरे मानसून सत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। कुल मिलाकर संसद में जो कुछ हो रहा है वो केवल हंगामा नहीं है, ये भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप की तस्वीर है। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया ने राजनीतिक भाषा को बदला है, कैसे नैरेटिव की लड़ाई नीति की बहस पर भारी पड़ रही है और कैसे संसद भी इस बदलाव से अछूती नहीं रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में संसद फिर से मुद्दों पर लौटती है या फिर बयानबाजी और टकराव ही सुर्खियां बनी रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को आज का टॉपिक और ये बहस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों के और हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और फिर मुलाकात करते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।